हेलो एंड वेलकम प्यारे बच्चों, मैं कुणाल नंदना कोटा मेंटर फाउंडेशन पे आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, बोर्ड का एग्जाम का पेपर आ चुका है और अभी तक भी हमारी प्रिपरेशन कंप्लीट नहीं हुई है। केमिस्ट्री की रिएक्शन से डर लग रहा है तो बेटा आप घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लेकर आ चुके हैं आपके लिए लास्ट मिनट केमिस्ट्री रिवीजन। और ये 100% श्योर है कि पेपर इसी सेशन में से आएगा। ये समझ के चलो कि यहाँ पर जो ये लिखा हुआ है क्लास 10th बोर्ड पेपर, ये पेपर लीक हो रहा है इस चैनल पे। इस पेपर को हम लीक कर देंगे। इस वीडियो में जो पढ़ाया जाएगा वही पेपर में आपको सामने दिखेगा। मतलब एक भी क्वेश्चन केमिस्ट्री का ऐसा नहीं होगा जो आपको वहां पेपर में नहीं आएगा। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए इसको हम शुरू करते हैं। देखेंगे सबसे पहला जो नाम लिखा गया है केमिकल रिएक्शन, क्योंकि पहला चैप्टर ये हमारा क्या है, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो केमिकल रिएक्शंस क्या होती है? ऐसी प्रोसेस जिसमें क्या हो, एक या एक से ज्यादा रिएक्टेंट मिलकर क्या बनाए, कोई ऐसा प्रोडक्ट बना दें जिसकी केमिकल प्रॉपर्टीज और आइडेंटिटीज क्या हो, अलग अलग हो, तो उसको क्या बोला, उस प्रोसेस को क्या बोला जाएगा, केमिकल रिएक्शंस बोला जाएगा। जैसे पहली रिएक्शन आपकी बुक में दी हुई है कि मैग्नीशियम को अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवा दिया जाए और गर्म किया जाए तो क्या बना देता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो जो रिएक्टेंट है उसकी प्रॉपर्टी और जो हमारा प्रोडक्ट है उसकी प्रॉपर्टी, दोनों प्रॉपर्टी अलग अलग रहेगी। और यहां पर इसको बैलेंस करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 2 से 2 mg 2 O2 और यहाँ पर 2 mg और 2 O2 हो गए, ऑक्सीजन हो गए। तो यहाँ पर ये रिएक्शन हो गई कि नहीं हो गई? तो जब एक या एक से ज्यादा रिएक्टेंट क्या बना दे, एक नया प्रोडक्ट बना दें और इसकी केमिकल और आइडेंटिटी और फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी अलग अलग हो जाए, तो उसको क्या बोला जाएगा भैया, केमिकल रिएक्शंस बोला जाएगा। आगे नेक्स्ट बात करें, द केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व द ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड। तो केमिकल रिएक्शन कैसे होती होगी? या तो ब्रेकिंग होंगे बॉन्ड या फिर जुड़ जाएंगे। पुराने बॉन्ड जुड़ते हैं, नए बॉन्ड बन जाते हैं, या नए बॉन्ड बनते हैं इसीलिए पुराने बॉन्ड जुड़ते हैं। केमिस्ट्री का बहुत पुराना नियम है। तो वही यहां पर लिखा गया है, सब्सटेंस एंड मेकिंग ऑफ न्यू बॉन्ड्स बिटवीन एटम्स ऑफ प्रोडक्ट्स। तो प्रोडक्ट में क्या होगा, रिएक्टेंट के बॉन्ड टूटेंगे और नए बॉन्ड जुड़ेंगे और एक नया प्रोडक्ट बनेगा जिसकी केमिकल प्रॉपर्टी भी अलग होगी और केमिकल आइडेंटिटी भी क्या हो जाएगी भैया, अलग अलग होगी। नेक्स्ट अगर बात करें बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन, तो ये तो हमें पता है ना। देखो हमने यहाँ पे 2 mg O2 2 mg O लिखा, जबकि mg और O2 की रिएक्शन करवाई थी। तो बैलेंसिंग क्यों जरूरी है? बैलेंसिंग इसलिए जरूरी है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ब्रेक ना हो जाए इसके लिए। यानी कि जैसे CH4O2 लिखा हुआ है, CO2 H2O लिखा हुआ है, तो कैसे सर बैलेंस कैसे करें? सबसे ज्यादा बार पूछा गया है क्वेश्चन कि सर इसको बैलेंस करना ही नहीं आता है, तो बैलेंस कैसे किया जा सकता है? सबसे पहले प्रोडक्ट को लिख लो कि सर कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। यस यही है। कार्बन कितना, एक इधर है तो एक इधर है, कार्बन बराबर है। हाइड्रोजन 4 इधर है, हाइड्रोजन 2 ही है इधर, तो चेंज तो करना पड़ेगा। ऑक्सीजन को देखो, ऑक्सीजन 2 इधर है, 2 और एक 3 इधर है। तो अगर यहाँ पर मैं 2 लगा दूं तो हाइड्रोजन 2 2 क्या हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। इधर हाइड्रोजन 4 है, कार्बन 1 है, कार्बन 1 है, ऑक्सीजन 2 है, ऑक्सीजन 2 और 2 4 हो गए। तो यहाँ पर क्या कर दो, ऑक्सीजन को भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो। क्या मुश्किल था क्या? नहीं था। जिधर उधर जितने नंबर ऑफ एटम्स जितने उधर होंगे उतने ही इधर होंगे। देखो, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग द नंबर ऑफ डिफरेंट एलिमेंट ऑन बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन इज इक्वल। क्या करना है आपको कि रिएक्शन में लेफ्ट साइड और रिएक्शन के राइट साइड, दोनों ही साइड आपको क्या होने चाहिए, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, या कोई भी मॉलिक्यूल या एटम या मॉलिक्यूल या एलिमेंट दिया हुआ है, सबके मोल सेम होने चाहिए। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ब्रेक नहीं होना चाहिए। जितना आपने प्रोडक्ट डाला है, जितना आपने रिएक्टेंट डाले हैं, उतना ही प्रोडक्ट बनना चाहिए। ये सबसे बड़ा नियम है। इसको बोला जाता है बैलेंसिंग। और इस बैलेंस करने की प्रोसेस को बार बार मिटाना पड़ेगा, बार बार लिखना पड़ेगा। तो इस प्रोसेस का नाम क्या होता है, हिट एंड ट्रायल मेथड। ये भी पूछ लिया गया था एक बार कि हिट एंड ट्रायल मेथड क्या होता है। ऐसा यहाँ लिखा होगा, Fe और O2 मिलकर Fe2O3 बनाते हैं। देखो Fe प्लस क्या मिल रहा है, O2 मिल रहा है और बन रहा है Fe2O3। Fe2O3। देखो ऑक्सीजन 2 है, ऑक्सीजन 3 हो गए। Fe 2 है, Fe कितने हो गए, Fe 1 है, उधर आके कितने हो गए, 2। तो अगर Fe को मैं सही करने जाऊंगा तो 2 Fe कर दिए, Fe बराबर O2 और O3। सर गड़बड़ हो गई ना, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो। ऑक्सीजन कितने हो गए, इधर 6 हो गए, इधर 2 हैं तो 3 से कर दो। लेकिन उधर ऑक्सीजन ही 6 थोड़ी हुए, उधर Fe भी तो 4 हो गए और यहाँ Fe कितने हैं, 2। तो इसको काट करके और 4 लिखना पड़ेगा। तो हिट एंड ट्रायल हुआ, एक बार कोशिश करी नहीं हुआ, दोबारा करी फिर हो गया। तो इसको बोलते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड। इस मेथड से इससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। बात करें नेक्स्ट,
डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। ये मैंने बहुत अच्छे से आपको लेक्चर में डिटेल में पढ़ाई भी है और वापस से हम इसको पढ़ेंगे, एक एक एग्जांपल्स इनके लेंगे। 5 टाइप की रिएक्शंस आपको यहाँ पर दी गई है। पहली है कॉम्बिनेशन, फिर है डीकम्पोजिशन, फिर है डिस्प्लेसमेंट, फिर है डबल डिस्प्लेसमेंट और लास्ट जो है वो न्यूट्रलाइजेशन है। न्यूट्रलाइजेशन इज लाइक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसी का पार्ट है। एक प्रेसिपिटेशन रिएक्शन होती है और एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है। बात करें सबसे पहले कॉम्बिनेशन, नाम से ही क्लियर है भाई, नाम से ही क्लियर है कि क्या करो, कंबाइन कर दो। क्या कर दो? दो, मतलब कॉम्बिनेशन होने के लिए क्या होना चाहिए? दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट मिल जाएं और एक प्रोडक्ट बना दो। दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट मिल जाएं और एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म कर दें। ये क्या लिखा हुआ है? CaOH होल ट्वाइस, ये लिखा हुआ है भैया। तो दो रिएक्टेंट मिले और एक सिंगल प्रोडक्ट बना दिया, तो उस रिएक्शन को क्या बोल देंगे भाई? कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोल देंगे। बहुत आसान है यार ये तो। आगे बात करो डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अब डीकम्पोजिशन मतलब किसी चीज को तोड़ रहे हैं, तो एक रिएक्टेंट मिलकर क्या बनाए? दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट बना दे। सर कैसे बना सकता है? देखो CaCO3 था, क्या हो गया? टूटकर Ca हो गया, CO2 अलग निकल गया। तो एक रिएक्टेंट से दो प्रोडक्ट बने या नहीं बने? तो बन गए। इसकी हमने 3 रिएक्शन पढ़ी थी। डीकम्पोजिशन कैसे कैसे हो सकता है? थर्मल से, हीट से हो सकता है, इलेक्ट्रिसिटी से हो सकता है और लाइट से हो सकता है। तो वो तीनों आप जो डिटेल लेक्चर उसमें जाकर देख सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन की बात करें, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन की बात कर सकते हैं भैया? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है? ऐसी रिएक्शन जिसमें हाई रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को क्या कर देता है? डिस्प्लेस, लात मारकर भगाने वाला कॉन्सेप्ट याद कराया था मैंने। लात मारकर भगा देता है। हाई रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को यहां से लात मारकर भगाएगा और नया प्रोडक्ट बना लेगा ZnSO4। पहले CuSO4 था, अब क्या बन गया? ZnSO4 बन गया। तो ये Cu कहां गई सर? ये Cu बाहर निकल गई। तो Cu को लात मारकर प्रोडक्ट में से भगा दिया। तो देखो इसने इसको भगाया और नई फॉर्मेशन हो गई कि नहीं हो गई नई इक्वेशन की? तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी। एक हाई रिएक्टिव ने एक लेस रिएक्टिव को कंपाउंड में से भगा के बाहर निकाल दिया और नया प्रोडक्ट बना लिया। तो इस रिएक्शन को क्या बोल देंगे भैया? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोल देंगे। क्या बोल देंगे? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एक और इंपॉर्टेंट रिएक्शन जिसका नाम है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट एक ही है क्या? नहीं, थोड़ा सा डिफरेंस है। होता क्या है, यहां पर दोनों के आयंस जो हैं वो इंटरचेंज हो जाते हैं। दो अपने पास रिएक्टेंट हैं, दो कंपाउंड हैं और दोनों कंपाउंड अपने जो एटम्स हैं उनको इंटरचेंज कर देते हैं। कौन से एटम? आयंस को। दोनों अपने आयंस को, जैसे यहाँ Na है, यहाँ Ba है, दोनों ने क्या किया? इसने इसको भगा दिया, Na ने BaCl2 में से Ba को हटा दिया और क्या बना दिया? NaCl बना दिया। यानी Na जुड़ गया Cl के साथ। यहां से Ba था, ये SO4 था, तो Ba ने SO4 के साथ रिएक्शन करी, BaSO4 बना लिया। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट दो टाइप की रिएक्शन, एक होती है प्रेसिपिटेशन जो दिख रही है, एक होती है न्यूट्रलाइजेशन। क्या होती है? न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है? जब एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है, जब एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बना लेता है? एसिड बेस के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट बना लेगा और वाटर रिलीज कर देगा। एक तो सॉल्ट बनेगा, एक वाटर रिलीज होगा। न्यूट्रलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। एसिड और बेस की रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जब एसिड को बेस में मिलाया जाएगा तो जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा वो न्यूट्रल हो जाएगा, बोले तो सॉल्ट बनेगा, और क्या बन जाएगा? पानी वहां से रिलीज हो जाएगा। तो ये कुछ 5 इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं, इन्हीं में से क्वेश्चन पूछा जाता है। डेटा थोड़ा थोड़ा चेंज होगा, बाकी क्वेश्चन सेम टू सेम रहेगा। ये पूछा जा सकता है कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन, 4 रिएक्शन यदि पूछ लिया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन कौन सी है? बता सकते हैं। कॉम्बिनेशन कंबाइन होने वाला, डीकम्पोजिशन टूटने वाला, डिस्प्लेसमेंट एक लात मारकर भगाने वाला कॉन्सेप्ट, और डबल डिस्प्लेसमेंट इंटरचेंज ऑफ आयंस। तो बहुत आसान है। न्यूट्रलाइजेशन एसिड बेस मिलेगा, सॉल्ट वाटर बनेगा। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और आसान रिएक्शन है। इन्हीं में से क्वेश्चन पूछा जाएगा। इन्हीं में से किसी की भी डेफिनेशन पूछी जा सकती है, बोर्ड एग्जाम में डेफिनेशन ही पूछते हैं एमसीक्यूज के साथ साथ। तो डेफिनेशन भी हम किसी की भी बनाकर लिख सकते हैं कि कॉम्बिनेशन के लिए पूछ लिया कि जब 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट हो और मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म करें तो कॉम्बिनेशन, उसका उल्टा बना दो तो डिकम्पोजिशन बन जाएगा। डिस्प्लेसमेंट में हाई रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को कंपाउंड से बाहर निकाल देगा तो वो कौन सी हो गई? डिस्प्लेसमेंट।
डबल डिस्प्लेसमेंट में आयन इंटरचेंज हो गए तो डबल डिस्प्लेसमेंट। न्यूट्रलाइजेशन में एसिड बेस रिएक्शन कराकर सॉल्ट और वाटर बनाता है। एक रिएक्शन और इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, रेडॉक्स रिएक्शन। ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो और रिडक्शन भी हो। सर ऑक्सीडेशन क्या होता है? ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीडेशन होता है। सर रिडक्शन क्या होता है? ऑक्सीजन का अलग होना रिडक्शन होता है। सर और कोई? हाँ, हाइड्रोजन का जुड़ना भी रिडक्शन होता है। हाइड्रोजन का अलग होना क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है। बहुत आसान सी है। देखो MnO2 दिया हुआ है, HCl दिया हुआ है, दोनों रिएक्शन करी। MnO2 और HCl नहीं, यहां से अगर अपन निकल रहे हैं और यहाँ आ रहे हैं तो देखो यहाँ ऑक्सीजन था, यहाँ ऑक्सीजन नहीं है, तो ऑक्सीजन का क्या हो गया? अलग हो गया। ऑक्सीजन अलग होना क्या होता है? रिडक्शन होता है। और यहाँ पर H था Cl के साथ, यहाँ Cl अलग हो गया, यहाँ क्या हो गया? हाइड्रोजन अलग हो गया। तो हाइड्रोजन का अलग होना ऑक्सीडेशन होता है। हाइड्रोजन का अलग होना या ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीडेशन, और हाइड्रोजन का जुड़ना और ऑक्सीजन का अलग होना रिडक्शन। बहुत आसान है। दोनों एक ही इक्वेशन में दिखने जाए तो उस दोनों को कंबाइन करके क्या बोला जाता है? रेडॉक्स रिएक्शन बोला जाता है। बहुत आसान सा एक रिएक्शन ये होता है। लास्ट रिएक्शन है रिएक्शंस वाले चैप्टर से। नेक्स्ट चैप्टर की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट चैप्टर जो हमारा होता है वो एसिड बेस एंड सॉल्ट्स। कौन सा चैप्टर है? एसिड बेस एंड सॉल्ट्स। सबसे पहली अगर बात करिए तो एसिड की करते हैं। The word acid was applied to the substance with sour taste. ऐसे सब्सटेंस जिनका टेस्ट खट्टा होता है, लेकिन हर सब्सटेंस को टेस्ट थोड़ी किया जा सकता है। Many substances can be identified as acid bases on their taste. टेस्ट से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, बट दिस कैन नॉट बी द सोल क्राइटेरिया फॉर द एसिडिक कैरेक्टर। हर एसिड को टेस्ट थोड़ी किया जा सकता है। बहुत सारे एसिड्स हार्मफुल भी होते हैं। जो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा वो हार्मफुल होगा, और हार्मफुल एसिड से अगर आप टेस्ट करोगे तो आपका चेहरा या जीभ वगैरह सब जल जाएंगे। तो ये तो एक अच्छा क्राइटेरिया नहीं हुआ। देन एसिड में बी डिफाइंड एज अ सब्सटेंस व्हिच रिलीज वन और मोर H+ आयन। एक या एक से ज्यादा H+ आयन अगर रिलीज करता है इन एक्वस फॉर्म, लिक्विड कंडीशन में, एक्वस फॉर्म में पानी मिलाने के बाद अगर H+ आयन रिलीज कर देता है तो एसिड होता है। आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? लिटमस टेस्ट से कर लेंगे। एसिड जो रहेगा वो ब्लू लिटमस को क्या कर देगा? रेड कर देगा। और बेस जो होगा वो क्या कर देता है? रेड लिटमस को ब्लू कर देता है। रिएक्शंस विद मेटल, एसिड की बात करें तो एसिड की रिएक्शन की बात करेंगे। सर एसिड को मेटल में मिला दिया जाए तो क्या होगा? अरे भैया हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी। मेटल की डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन करवाओ देखो सॉल्ट बना और हाइड्रोजन गैस क्या होगी? रिलीज हो। सब कैसे करके देखते हैं। देखो Zn ने रिएक्शन करी H2SO4 के साथ, सर करवा देंगे। Zn ने H2SO4 के साथ रिएक्शन करी तो H2 वहां से रिलीज हो जाएगा क्योंकि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी हो रही है, और ZnSO4 बन जाएगा। हाइड्रोजन क्या हो जाएगा? टाटा बाय बाय। हाइड्रोजन बाहर निकल जाएगा। एक एक एग्जांपल यहाँ करवा रहा हूँ, जहाँ डिटेल में पढ़ा है वहां बहुत सारे एग्जांपल इनके कराए हुए हैं, और जो हमारे एनसीईआरटी क्वेश्चन है वो भी वहां पर सॉल्व कराए थे, तो वो भी आप यहाँ से देख सकते हैं। इसी चैनल पे वीडियो डली हुई है। रिएक्शंस विद मेटल्स कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। सर मेटल से करा दी एसिड? सर करा दी। सर मेटल कार्बोनेट से भी करवाई? बिल्कुल कराएंगे भैया। CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट है, मेटल कार्बोनेट है। HCl हमारा एसिड है, तो CaCl2 बन गया, H2 बन गया, CO2 बन गया। बहुत आसान सी रिएक्शन। क्या क्या होगा? सॉल्ट बनेगा, CO2 बनेगा, H2 बनेगा। पहले क्या बन रहा था? सॉल्ट बन रहा था, H2 बन रहा था। अब क्या बनेगा? सॉल्ट बनेगा, CO2 बनेगा, H2 बनेगा। क्यों बन रहा है? सर कार्बोनेट या हाइड्रोकार्बोनेट, तो कार्बोनेट डालोगे तो CO2 तो निकलेगा, और हाइड्रोकार्बोनेट डालोगे तो भी निकलेगा, और H2O तो रिलीज होता है। H वहां भी रिलीज हो रहा था, यहाँ H2O रिलीज हो रहा है। कार्बोनेट डाल रहे हो, CO3 डाल रहे हो। नेक्स्ट अगर बात करें, नेक्स्ट रिएक्शंस विद मेटल्स ऑक्साइड। मेटल से करा दी एसिड की रिएक्शन, मेटल कार्बोनेट हाइड्रोकार्बोनेट से करा दी, और मेटल और किससे करा दी? ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड से करा दी। तो मेटल ऑक्साइड से CuO क्या है? कॉपर ऑक्साइड। कॉपर ऑक्साइड में HCl मिला दो तो क्या होगा? यहाँ से Cu हट जाएगा, इसके Cl के साथ H को भगा देगा। वापस से कौन सी रिएक्शन हो गई? डिस्प्लेसमेंट जैसी रिएक्शन। लेकिन वहां पे एक O बच रहा है, इसलिए ऑक्सीजन के साथ मिलकर क्या बना लेगा? पानी बना लेगा। अब देखो इस रिएक्शन को ध्यान से देखो। मेटल ऑक्साइड एसिड के साथ मिलकर सॉल्ट और वाटर बनाता है। हमने न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन देखा था। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में हमने क्या देखा था कि एसिड बेस के साथ मिलकर सॉल्ट और वाटर बनाता है। ये एसिड है, ये सॉल्ट है, ये वाटर है, तो ये क्या होना चाहिए भैया? बेस होना चाहिए।
क्या होना चाहिए, बेस। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि मेटल ऑक्साइड बेस होते हैं या एसिड होते हैं, तो बताओ क्या होते हैं, बेस होंगे कि एसिड होंगे। तो सिंपल सी बात है, एसिड के साथ रिएक्शन कर रहे हैं और सॉल्ट वाटर बना रहे हैं तो बेसिक नेचर के होंगे, क्योंकि सॉल्ट वाटर बनता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में। तो ये भी एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल हो सकता है। जैसे हमने एसिड की बात करी, एसिड की रिएक्शंस की बात करी, अब किसकी बात कर लेते हैं भैया, बेस की बात कर लेते हैं। तो बेस क्या होता है, केमिकल सब्सटेंस विच टर्न रेड लिटमस टू ब्लू। तो ब्लू को रेड कौन कर रहा था भैया, सर याद कैसे रखे, याद नहीं होता है हमारे को। तो देखो, ये देखो, एक नाम याद कर लो, अनिल। अनिल आपका कोई दोस्त है। A4 एसिड, NI4 नीला, L4 लाल। एसिड नीले को लाल करता है तो बेस क्या करेगा भैया, लाल को नीला कर देगा। एसिड क्या करता है, नीले को लाल करता है तो बेस क्या कर देगा, लाल को नीला कर देगा कि नहीं कर देगा। तो याद रख सकते हैं, बहुत आसान सा है भैया, बहुत आसान ट्रिक। नेक्स्ट बात करो, किसके बारे में करते हैं बात, चलो। तो ये हमने बता दिया, ब्लू रेड लिटमस को ब्लू कर देता है। एंड हैविंग बिटर टेस्ट, कड़वा टेस्ट होता है लेकिन टेस्ट हर चीज को नहीं किया जा सकता है। एंड सोपी टू टच, टच करोगे तो एक साबुन जैसा, सिल्की या चिकना जिसको बोल सकते हैं, ऐसा इसका नेचर होता है। फिजिकल प्रॉपर्टी देखें तो नाम कुछ कॉमन बेसिस के, जो सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो कॉमन जैसे कॉमन एसिड HCl होता है, H2SO4 होता है, HNO3 होता है, इस तरीके के CH3COOH होता है। वैसे बेस की बात करें तो सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हो गया, सबके फॉर्मूले यहाँ पर लिखे हुए हैं, तो आराम से आप यहाँ से देख सकते हैं। नेक्स्ट बात करें रिएक्शंस, जैसे मेटल की रिएक्शंस कराई एसिड के साथ, वैसे मेटल की रिएक्शन बेस के साथ कराएंगे। तो मेटल बेस की रिएक्शन में सॉल्ट ऑफ हाइड्रोजन, वहां भी यही बन रहा था, यहाँ भी बन रहा है। जनरल रिएक्शन नहीं होती है, जनरली ये रिएक्शन नहीं होती है। क्या बन रहा है, देखो Zn ने NaOH के साथ रिएक्शन करी और Na2ZnO2, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्सटेंस बना यहाँ पर, जिसको बोलते हैं सोडियम जिंकेट। क्या बोलते हैं भैया, सोडियम जिंकेट। नाम से पूछ ली जाती है रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। दूसरी बात, एक्सेप्शन है, रेगुलर रिएक्शन नहीं है, एक्सेप्शन है। कभी कभी रिएक्शन होती है मेटल और बेस की, तो इसलिए भी पूछी जा सकती है, तो इसलिए बहुत ध्यान से पढ़कर जाना पड़ेगा इस रिएक्शन को आपको। Zn NaOH के साथ मिलकर Na2ZnO2 बनाता है, जिसको सोडियम जिंकेट बोलते हैं, और हाइड्रोजन गैस क्या हो जाती है भैया, रिलीज हो जाती है। जनरल रिएक्शन नहीं है, एक्सेप्शन है, याद करके जाना है। मैंने 2 बार स्टार लगा दिया है। रिएक्शंस विद नॉन मेटल ऑक्साइड, किससे करा दो, नॉन मेटल ऑक्साइड से करा दो, मेटल ऑक्साइड से नहीं करा के नॉन मेटल ऑक्साइड से। तो बेस और नॉन मेटल ऑक्साइड की रिएक्शन करते हैं तो सॉल्ट और वाटर बन जाता है। जैसे CO2 को CaOH होल ट्वाइस में डाला जाता है, CO2 COH होल ट्वाइस में डलता है तो CaCO3 बनता है। क्या ये रिएक्शन जनरल लाइफ में देखी है क्या, यस देखी है। दीवारों पर जब सफेदी की जाती है तो ये रिएक्शन ही होती है। वहां क्या होता है, दीवारों पर CaOH होल ट्वाइस होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की पुताई कर दिया आपने, और नेचर में जो CO2 है वो इससे जाकर मिलेगी और CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट बना लेगा। और कैल्शियम कार्बोनेट का जो कलर होता है वो मिल्की वाइट होता है, मिल्की वाइट होता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि दीवारों पर सफेदी करने के या कलर करने के, व्हाइट वॉशिंग करने के बाद 2 से 3 दिन बाद वो दीवारें ज्यादा चमकदार हो जाती है। क्यों हो जाती है, क्योंकि वो जो CaOH होल ट्वाइस है वो किससे, नेचर में जो अवेलेबल है CO2 उसके साथ रिएक्शन करके मिल्की वाइट सब्सटेंस CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है और H2O रिलीज करता है। क्योंकि हीट होती है इसलिए H2O क्या हो जाता है, वहां से वेप्योर बनकर निकल जाता है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन पॉइंट ऑफ व्यू एग्जाम से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देख लेना, कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट टॉपिक आता है इसमें पीएच स्केल, किसका, पीएच स्केल का। तो एसिड बेस को एक तरीका तो लिटमस से पहचान लिया आपने, दूसरा तरीका पीएच से भी पहचाना जा सकता है। कैसे पहचान सकते हो, स्केल टू मेजर द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस, यानी पीएच स्केल आपको एक फोटो दिख रहा होगा, इसमें रीडिंग है 0 से 7 14 14 है, यहाँ नीचे चला गया इसका 1 4 14। तो 0 से 14 तक का एक स्केल है। सर 0 से शुरू करते हैं, 0 से अगर आप 7 तक आते हो तो देखो यहाँ पे H+ की कंसंट्रेशन ज्यादा है,
जैसे जैसे आगे जाते जा रहे हैं H प्लस की कंसंट्रेशन क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है, और आगे जाते जा रहे हैं H प्लस की कंसंट्रेशन और कम होती जा रही है। लेकिन जहां H प्लस की कंसंट्रेशन कम होती है वहीं पर OH माइनस की कंसंट्रेशन बढ़ती जाती है। देखो कितना सारा भरा हुआ है, OH माइनस फुल भरा हुआ है। तो 0 से 7 तक H प्लस कौन देता है, एसिड देता है, अभी हमने डेफिनेशन में पढ़ा। OH माइनस कौन देता है, बेस देता है। तो OH माइनस ज्यादा होगा तो बेस, H प्लस ज्यादा होगा एसिड। तो 0 से 7 तक तो एसिड, 7 से 14 तक बेसिक। सर 7 पर क्या, तो 7 पर रहेगा न्यूट्रल। क्या रहेगा भैया, 7 पर रहेगा न्यूट्रल। तो 0 to 7 तो एसिडिक, ये सारी क्या है, एसिड। तो किसी भी सॉल्यूशन में आपने डिप किया पीएच स्केल को, अगर उसकी रीडिंग 7 तक आ रही है, 0 to 7, 1 2 3 4 5 6 कुछ भी आ रहा है तो वो एसिड है। सर 7 आ रहा है तो न्यूट्रल है। सर 7 के बाद 8 9 10 11 12 13 14 कुछ भी आ रहा है तो कौन है, बेस है। तो 14 तक की रीडिंग होती है किसी भी, जो 14 पर जाएगा वो स्ट्रॉन्ग बेस रहेगा, जो 0 के आसपास रहेगा वो स्ट्रॉन्ग एसिड रहेगा, जो 7 के आसपास रहेंगे अगर एसिडिक की तरफ से रहेंगे तो वो वीक एसिड रहेंगे, और जो 7 के आसपास 7 के आसपास जो बेस में रहेगा वो क्या रहेंगे, वीक बेस रहेंगे। वीक बेस के लिए 14 होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग बेस के लिए 14 होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए 0 होना चाहिए, 0 के आसपास होना चाहिए। तो पीएच स्केल बहुत आसान सा है, समझ सकते हो। पीएच नंबर विच इंडिकेट द एसिडिक बेसिक नेचर, ये हमने बता दिया है न्यूट्रल के बारे में। नेक्स्ट, क्लोरल-अल्काली प्रोसेस क्या होती है, देखो। व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू, कौन से सॉल्यूशन में से, सोडियम क्लोराइड, जिसको बोलते हैं कौन सा सॉल्यूशन, ब्राइन सॉल्यूशन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, क्योंकि नाम से पूछा जाता है कभी कभी। रिएक्शन कुछ भी नहीं है, रिएक्शन में NaCl में H2O डालना है आपको। क्या डालना है, NaCl में H2O डालना है। NaCl का लिक्विड सॉल्यूशन जो होता है उसी को तो ब्राइन सॉल्यूशन बोलते हैं। और इसमें क्या करो, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करा दो, NaCl2H2O निकल जाएगी, इलेक्ट्रिसिटी पास कर जाएगी। तो यहां से क्लोरीन गैस गिवन ऑफ होती है, यहां से क्लोरीन गैस बाहर निकलेगी एट द एनोड, और हाइड्रोजन गैस निकलेगी किस पर, कैथोड पर। तो एक तो Cl2 निकल गई एनोड पर, और कैथोड पर कौन निकल गई, हाइड्रोजन। एनोड पर Cl2, कैथोड पर हाइड्रोजन। तो जिसका जो पॉइंट था वहां पर पहुंच गई। और इस रिएक्शन को क्या बोला जाता है, क्लोर-अल्काली प्रोसेस। यानी कि जो हमारा NaCl है उसमें से Cl2 और H2 गैस रिलीज करने की या अलग अलग करने की जो प्रोसेस है उसका नाम क्लोर-अल्काली प्रोसेस होता है। और इस सॉल्यूशन का नाम होता है ब्राइन सॉल्यूशन। इंपॉर्टेंट है, पढ़ना है। इस पूरी पीपीटी में जो कुछ भी पढ़ाया जा रहा है वो सब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए कुछ भी मिस नहीं करना है। जो कंसेप्ट ऐसा लगता है कि सर ये मेरा अच्छे से कवर नहीं हुआ, इसके फुल डिटेल वीडियो पड़ा हुआ है, ये हम क्या लास्ट में रिवीजन कर रहे हैं। रिवीजन में थोड़ा कंसाइज कर दिया जाता है, एग्जाम्पल्स कम पढ़ाए जाते हैं, लेकिन इसको आप डिटेल में जाकर चैनल पर देख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें सम इंपॉर्टेंट सॉल्ट्स, कुछ इंपॉर्टेंट सॉल्ट जो आपके सिलेबस में है उनके कुछ नाम ले लिए हमने। ब्लीचिंग पाउडर, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड जिसका नाम है CaOCl2 होता है, इसका फॉर्मेशन है, आपको डिटेल में पढ़ाया गया होगा पहले से ही। बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा क्या होता है, बेकिंग सोडा किसी भी केक या कोई भी बेकिंग मटेरियल को बनाने में काम में लिया जाता है। NaCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जिसका साइंटिफिक नेम होता है। बात करें वॉशिंग सोडा, जनरल नेम वॉशिंग सोडा है, साइंटिफिक नाम के सोडियम कार्बोनेट है। Na2CO3 10H2, 10H2 इसके साथ वाटर मॉलिक्यूल जुड़े और प्लास्टर ऑफ पेरिस सुंदरता करने में, प्लास्टर बांधने में, हड्डी टूट जाए सही करने में काम में लिया जाता है। CaSO4 ½ H2O, ये इसके कुछ नाम है। इनके यूजेस जरूर भी पढ़ करके जाने हैं, यूजेस क्या क्या इनके काम है वो सब पढ़ के जाना है, फॉर्मेशन पढ़ के जानी है, क्वेश्चन पूछा जाएगा, कंफर्म में पूछा जाएगा। आगे बढ़ जाओ, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स, मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टी, क्योंकि चैप्टर अब चेंज हो गया। कौन सा चैप्टर आ गया, चैप्टर नंबर 3, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। कौन सा चैप्टर आ गया भैया, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, यहां पर चैप्टर आ गया है। फिजिकल प्रॉपर्टीज अगर मेटल्स की देखी जाए तो क्या होगी, सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, एक्सेप्ट मरकरी, मरकरी को छोड़कर सब सॉलिड होते हैं। कौन, मेटल। मेटल दिखने में सॉलिड होते हैं यार। डक्टाइल, नेचर क्या होता है, डक्टिलिटी का नहीं, डक्टाइल कर सकते हो, बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ होती है, खींच खींच कर क्या बनाए जा सकते हैं,
पतले पतले लंबे लंबे तार बनाए जा सकते हैं। मेलिएबल, बहुत अच्छे से कूट दो इनको, पिटाई लगा दो इनकी। मेलिएबल पीट पीट कर क्या बना दी, पतली पतली शीट्स बना दी, चादर बना दी पतली पतली लोहे की। बात करें सोनरस, जब इनको पीटा जाता है, स्कूल में जो बेल बजती है, घंटी बजती है, किससे बनी होती है, मेटल से। तो इनकी सोनरस, इनकी जो साउंड होता है, प्रोड्यूसिंग साउंड जो बहुत तेज होता है, उसको सोनरस बोलते हैं। लस्टर, किसी भी मेटल को अगर आप काटोगे, किसी भी मेटल को अगर आप काटोगे तो उसकी जो सरफेस आएगी बहुत ज्यादा चमकदार होती है। तो शाइनी नेचुरल, इसका जो नेचर होता है वो शाइनी होता है, नेचुरल शाइन। हाई मेल्टिंग पॉइंट, बहुत ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है। सीजियम एंड गैलियम है वेरी लो, ये एक्सेप्शन है। जनरली गुड कंडक्टर ऑफ हीट, जनरली ये गुड कंडक्टर होते हैं हीट के, इलेक्ट्रिसिटी के, सिर्फ लेड को छोड़कर, लेड नहीं करता है जबकि मेटल में आता है। और मर्क्यूरी, विच आर कंपैरेटिवली पुअर कंडक्टर, बहुत कम कंडक्ट करते हैं ये। सिल्वर, कॉपर जो है सबसे बेस्ट कंडक्टर है, इसलिए ज्यादातर वायरिंग किसकी की जाती है, कॉपर से ही की जाती है इलेक्ट्रिसिटी की वायरिंग। हैव हाई डेंसिटी, डेंसिटी इनकी बहुत ज्यादा है। पोटेशियम सोडियम कैन बी कट विद नाइफ, केवल पोटेशियम सोडियम को हम चाकू से या नाखूनों से भी काट सकते हैं। दे हैव लो डेंसिटी, क्योंकि ये एक्सेप्शन है, लो डेंसिटी है, ये पूछा जाता है कई बार क्वेश्चन, इसलिए हाईलाइट किया हुआ है इसको कि ऐसे कौन से मेटल्स है जिनको चाकू से भी काटा जा सकता है। तो सोडियम पोटेशियम, इनको जो है चाकू से भी काटा जा सकता है। रिएक्शन पढ़ लेते हैं सबसे पहले, रिएक्शंस ऑफ मेटल विद एयर। एयर के साथ अगर मेटल की रिएक्शन कराई जाए तो एयर के साथ, एयर मतलब ऑक्सीजन, एयर को हम ऑक्सीजन कंसिडर करते हैं, तो मेटल ऑक्साइड बनता है। किसी भी मेटल को एयर के साथ रख दिया जाए तो मेटल ऑक्साइड अपने आप बन सकता है। हमने एक सबसे पहला जो क्लास आज की शुरू की, उसमें सबसे पहले लिखा था Mg, मेटल था, O2 ऑक्सीजन था, यानी एयर था, दोनों ने मिलकर क्या बनाया था, MgO बनाया था। तो क्या होता है वो, मेटल ऑक्साइड होता है। क्या होता है भैया, मेटल ऑक्साइड होता है। अगला एक इंपॉर्टेंट पार्ट है एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। क्या, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स, देखो ध्यान से पढ़ना। मेटल ऑक्साइड विद कैन रिएक्ट विद बोथ एसिड्स एज वेल एज बेसिस। ऐसे मेटल ऑक्साइड जो एसिड से भी रिएक्शन कर लेंगे और बेस से भी रिएक्शन कर लेंगे, पूछा जाएगा पेपर में। एम्फोटेरिक कौन से हैं, ये कौन सा एम्फोटेरिक रहेगा, बताओ इनमें से कौन सा एम्फोटेरिक है जो रिएक्शन कर लेगा, तो वैसा पूछा जा सकता है। तो Al2O3ZnO, दो एग्जाम्पल हैं, दोनों एग्जाम्पल बहुत अच्छे से आपको याद होने चाहिए। ठीक है, दो एग्जाम्पल आपके सिलेबस में है। तो रिएक्शन करके क्या बनाता है, सॉल्ट और वाटर बना लेता है, सॉल्ट और वाटर बनाएगा ऑक्साइड। तो Al2O3 है, देखो ये कौन है, ये हमारा एम्फोटेरिक ऑक्साइड HCl के साथ रिएक्शन करेगा तो AlCl3 बनाएगा और हमारा पानी वहां से बाहर निकल जाएगा। बहुत आसान है, दोनों रिएक्शन वैसी दी हुई, एसिड से किया इसने, ये बेस से, NaOH बेस है, बेस से करोगे तो भी H2O क्या हो जाएगा, यहाँ से डायरेक्टली रिलीज हो जाएगा। अगली अगर बात करें तो रिएक्शंस ऑफ मेटल्स विद वाटर, किसके साथ रिएक्शन करा दो, पानी के साथ करा दो भैया। तो जो मेटल की रिएक्शन पानी के साथ करा दो, सर मेटल की रिएक्शन पानी के साथ कराओ, Na है H2O के साथ रिएक्शन करा दी तो NaOH H2O बन गया, सब में सेम होगा। सर K की करा दो KOH और H2 बन गया, सर Ca की करा दो COH H2 बन गया, सब में सेम होगा। Mg करा दो MgOH और H2 बन गया, सब में सिमिलर हो जाएगा। इसमें थोड़ा सा चेंजेस ये आता है कि बहुत सारी मेटल जो है डायरेक्ट वाटर से रिएक्शन नहीं करती, कुछ होती है कोल्ड वाटर से भी कर लेगी, जैसे सोडियम पोटेशियम, ठंडा पानी वेपर कुछ किसी से भी कर लेगी, कुछ जो है गर्म पानी से करती है, कुछ जो है स्टीम से करती है, स्टीम से भी रिएक्शंस होती है। ये देख के जाना है आपको। रिएक्शंस विद डाइल्यूट एसिड, रिएक्शन किससे कराओ, डाइल्यूट एसिड से। ये मेटल है हमारा, इसकी रिएक्शन किससे करा दो, HCl से, डाइल्यूट एसिड। तो देखो FeCl2 बनेगा, H2 गैस रिलीज हो जाएगी, वही सॉल्ट बन रहा है और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है। तो यहाँ आप देख सकते हो फॉर्मेशन क्या होने वाला है, Mg है, HCl से कराओ MgCl2, H2O यहां से रिलीज हो जाएगा। देखो रिएक्शंस ऑफ मेटल विद अदर मेटल सॉल्ट, सॉरी मेटल की रिएक्शंस और किसी अदर मेटल सॉल्ट से करा दो। सर एक मेटल A लिया और दूसरी मेटल का B सॉल्ट ले लिया, यानी B मेटल का कोई सॉल्ट ले लिया, तो क्या होगा अब, तो जब ये A आएगा ये इस B को भगाएगा, ये सिंपल सी गणित। कौन सी रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट। तो A ने आके B को भगाया और B को भगाकर क्या बन गया, सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ A बन गया, और B यहां से क्या हो गया, अलग अलग रिलीज हो गया। ऑल मेटल्स आर नॉट इक्वली रिएक्टिव, सभी मेटल्स रिएक्टिव नहीं होती हैं। रिएक्टिव मेटल्स कैन डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम देयर कंपोनेंट्स इन सॉल्यूशन।
तो लेस रिएक्टिव जो होती है वो हट जाती है बेचारी और हाई रिएक्टिव उनको रिप्लेस करती है। दिस फॉर्म्स द बेसिस ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल, और इसी वजह से रिएक्टिविटी सीरीज बनती है। तो रिएक्शन जब हमने करा के देखी होंगी तो हमें पता लगा होगा कि यार इसने इसको रिप्लेस कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया, तो ये हाई रिएक्टिव है और दूसरी वाली लेस रिएक्टिव होने वाली है। तो इसी वजह से रिएक्टिविटी सीरीज बनी होगी। रिएक्टिविटी सीरीज की मैंने बहुत अच्छी ट्रिक भी आपको बताई हुई लेक्चर में, तो वो भी आप देख सकते हैं। बात करें फॉर्मेशन ऑफ MgCl2, इसका फॉर्मेशन का कारण बताने का सिर्फ इतना सा है कि यहां से हमारा एक कॉन्सेप्ट सही क्लियर हो जाता है, जिसका नाम है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। चैप्टर 4 में एंटर कर चुके हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर दिया है किसका, देखो बनाना क्या है, Mg से Mg+2 बनाना है, क्योंकि MgCl2 बनाना है मुझे, तो सबसे पहले मैंने एक Mg लिया होगा, तो ले लिया Mg का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 282, 2 और 8 10 और 2 12, एटॉमिक नंबर 12 होता है, इसलिए इसका कॉन्फ़िगरेशन कितना हो गया, 2 8 2 12 हो गया। अब इसको रिएक्शन करने के लिए इसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन, तो रिएक्शन वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, यानी बॉन्डिंग सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन कर सकते हैं। सर कौन कौन से 2 इलेक्ट्रॉन, तो जब हम इसको भगाएंगे तो ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेंगे, इसकी वजह से चार्ज हो जाएगा +2, Mg+2, क्योंकि इसने 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए। अब ये रिएक्शन करने के लिए तैयार हो गया। Cl2 आया, Cl आया, 2 8 7 कॉन्फ़िगरेशन होता है। इसको रिएक्टिव करने के लिए, मतलब कोई भी एक्टिविटी करने के लिए इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, कि 1 इलेक्ट्रॉन को, यानी 7 इलेक्ट्रॉन खाली पड़े में इसके पास, 1 इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए, तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 हुआ। वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हुआ, 1 इलेक्ट्रॉन हुआ। तो एक के लिए Cl2 है, 2 Cl के लिए 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन पड़े हुए इसके पास, मतलब इसको 2 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है। ये अपने पास 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, कहां से लेगा, ये वाले इलेक्ट्रॉन को यहां बुला लिया इसने अपने पास, और जैसे ही बुलाया तो Cl- हो गया, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए इसने, 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए तो 2 बार Cl-, एक बार का 1 माइनस, 2 बार के 2 माइनस, अब 2 8 8 हो गया। कोई भी एलिमेंट अपने आउटर मोस्ट शेल या वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन रखना चाहता है, 8 इलेक्ट्रॉन रखना चाहता है, और क्या करना चाहता है, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन गेट करना चाहता है। और जैसे ही नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, इसने भी तो यही किया था, 2 8 2 थे तो 2 भगा दिए, तो 8 इसके पास 2 8 7 थे, इसने एक और बुला के 8 कर लिए। तो अपने आउटर मोस्ट शेल में अगर 8 इलेक्ट्रॉन हो गए तो क्या हो जाते हैं, ये स्टेबल हो जाते हैं, तो स्टेबल हो गए। Mg एक Cl के साथ, Mg दूसरे Cl के साथ, क्योंकि Mg+2 2 इलेक्ट्रॉन देने, तो उसको एक इसको दे दिया, एक इसको दे दिया, दोनों ने दिया, तो MgCl2 बन गया। मैग्नीशियम क्लोराइड फॉर्मेशन हो गया, कहीं हो गया। और यहां से इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर भी आप देख सकते हैं, वापस भी दिखा देंगे भैया। कार्बन की बात करें, कार्बन का नेचर बहुत वर्सेटाइल होता है, जानते हो क्या, देखो कार्बन के पास जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो 2,4 होता है, यानी आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। सी के पास कितने इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4। अब 8 करने के लिए या तो ये चारों को दे दे, या फिर क्या करे, 4 कहीं से और ले ले, तो वैसे तो फालतू में 4 इलेक्ट्रॉन कौन देगा इसको, और ये ले भी नहीं सकता। क्यों, क्योंकि जब 4 इलेक्ट्रॉन और ले लेगा तो इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन तो पहले से, 4 इलेक्ट्रॉन और ले लेगा तो इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। लेकिन 10 इलेक्ट्रॉन को संभालने के लिए प्रोटॉन्स कितने हैं वहां पर, प्रोटॉन तो इसके पास 6 ही हैं, तो 6 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को नहीं रख सकता है, तो ऐसा तो ये नहीं करेगा, ना ये दे सकता है। क्यों, अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन दे देगा तो 6 प्रोटॉन और 2 इलेक्ट्रॉन बचेंगे, ये 2 ही बचेंगे, 4 तो दे ही देगा, तो ऐसा भी नहीं हो सकता है। तो फिर ये क्या करता है, ये बनाता है कोवेलेंट बॉन्ड। क्या बनाता है भैया, कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। ये क्या करता है, 4 इसके जैसे लोगों को ढूंढता है, जैसे हाइड्रोजन ढूंढ लिया इसमें, 4 हाइड्रोजन, सबके पास एक एक इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या करता है, उनको अपना एक एक इलेक्ट्रॉन दे देता है। इसने क्या किया भैया, अपना एक एक इलेक्ट्रॉन उनको दे दिया। अब जैसे इसने अपना एक एक इलेक्ट्रॉन उनको दिया तो क्या होगा, सर वो तो उनके पास तो वैलेंसी पूरी हो गई, हाइड्रोजन को 2 ही वैलेंसी चाहिए होती है, 2 तो पूरी हो गई। तो कार्बन को क्या चाहिए, कार्बन बोले एक एक इलेक्ट्रॉन तुम भी दे दो, तो कार्बन एक एक इलेक्ट्रॉन उनसे ले लेता है। कार्बन के पास हो गया देखो 2 4 6 8, कार्बन अपने पास 8 इलेक्ट्रॉन ले लेता है। तो कार्बन ने अपने पास 8 इलेक्ट्रॉन करके अपनी वैलेंसी को पूरा किया, हाइड्रोजन ने अपने पास 2 इलेक्ट्रॉन करके हीलियम गैस कॉन्फ़िगरेशन को गेट कर लिया, तो दोनों का काम हो गया। तो कार्बन ऐसे ही करेगा, कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा। चैप्टर का नाम कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। क्या करेगा भैया, कार्बन कुछ कंपाउंड्स बनाएगा। कंपाउंड कैसे, पिछला कंपाउंड उसने बनाया, देखो आप, कार्बन हाइड्रोजन के साथ मिलकर CH4 बनाया। सर एक बॉन्ड, एक इलेक्ट्रॉन, एक 2 इलेक्ट्रॉन एक बॉन्ड होते हैं,
एक ऊपर बनाया, एक इधर बनाया, एक इधर बनाया और एक इधर बनाया, क्या 4 बॉन्ड फॉर्मेशन कर लिए? यस। तो एक कार्बन कितने बॉन्ड फॉर्मेशन कर सकता है? मैक्सिमम 4 बॉन्ड। एक इस जीवन में कार्बन सिर्फ 4 इलेक्ट्रॉन 4 बॉन्ड ही बना सकता है। क्या बात समझ में आती है क्या? नेक्स्ट बात करें तो यहां पर क्या है? हाइड्रोकार्बन। तो कार्बन और हाइड्रोजन मिलकर क्या बना लेते हैं? हाइड्रोकार्बन। अब यहां पर 2 टाइप के हाइड्रोकार्बन दिए हैं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। सर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, अनसैचुरेटेड क्या होते हैं? तो ऐसे हाइड्रोकार्बन जहां पर कार्बन कार्बन के बीच में कितने कौन सा बॉन्ड हो? सिंगल बॉन्ड हो। कौन सा बॉन्ड हो? सिंगल। सर ये कार्बन है, ये कार्बन है, सिंगल बॉन्ड है। इसने अपने पास 3 हाइड्रोजन बुला लिए, इसने भी अपने पास 3 हाइड्रोजन बुला लिए, और कार्बन के बीच का जो बॉन्ड है वो कौन सा? सिंगल। तो उसको क्या बोल देंगे? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड क्या? सर ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, यहाँ इसने डबल बॉन्ड लगा लिया। एक कार्बन इस जीवन में कितने बॉन्ड साइन कर सकता है? 4। तो 2 तो यहाँ हो गए, 2 ही हो गए। इसके पास 1 2 3 हो गए, इसने 1 लगा लिया। इसके पास 1 ही है तो इसने 3 लगा लिया, और सबसे क्या लगा दिया भैया? हाइड्रोजन लगा दिए, जितने एक्स्ट्रा बॉन्ड थे। तो ये क्या है? अनसैचुरेटेड। मतलब कार्बन और कार्बन के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड है तो सैचुरेटेड, डबल या ट्रिपल बॉन्ड है तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं। ये बिल्कुल याद रखने वाली बात है, याद रह भी सकती है। कार्बन के बारे में बात कर रहे थे। कार्बन का नेचर बहुत वर्सेटाइल होता है। कार्बन अलग अलग फॉर्म दिखाता है अपनी। देखो एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। एलोट्रोप्स क्या होते हैं? कार्बन इन फ्री स्टेट इन 3 एलोट्रोपिक फॉर्म। मतलब कार्बन के डिफरेंट फॉर्म, उसी को एलोट्रोप्स बोलते हैं। एलोट्रोप्स आर डिफरेंट फॉर्म ऑफ द सेम एलिमेंट इन द सेम फिजिकल स्टेट। अर्लियर ओनली 2 एलोट्रोपिक फॉर्म्स, ग्रेफाइट्स और डायमंड डिस्कवर्ड थे। तो पहली बात तो एलोट्रोप क्या होते हैं कि सर एक ही एलिमेंट है, उसी के 2 अलग अलग रूप, उसी को एलोट्रोप बोल सकते हैं। तो पहले तो कार्बन के भी सिर्फ 2 एलोट्रोप्स हमें डिस्कवर थे। पहला था ग्रेफाइट, दूसरा था डायमंड। लेकिन अब कुछ समय बाद एक तीसरा एलोट्रोप भी डिस्कवर कर लिया गया, इसका नाम था फुलरिन। इसको डिटेल में हमने पढ़ाया हुआ है, तो आप वहां से जाकर देख सकते हैं। इंपॉर्टेंट है, नाम भी पूछ सकते हैं, स्ट्रक्चर भी पूछा जा सकता है। ग्रेफाइट और डायमंड तो स्पेशली पढ़ कर जाना पड़ता है। ग्रेफाइट में एक पॉइंट स्पेशल है कि ये क्या है? एक नॉन मेटल है, फिर भी इलेक्ट्रिसिटी और हीट का गुड कंडक्टर होता है। और इसके वर्क्स भी पूछे जा सकते हैं, क्या क्या ये काम आता है। यूजेस ऑफ एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन भी पूछा जा सकता है। अब बात करें नोमेनक्लेचर की। किसकी बात कर रहे हैं? नोमेनक्लेचर की। तो हमने अभी एक स्ट्रक्चर बनाया था CH4 का। तो वैसे ही किसी के भी स्ट्रक्चर अगर बनाया गया, एक पेज यहां पर मैं ऐड कर देता हूं, देखेंगे कि नोमेनक्लेचर क्या होता है। तो किसी भी कार्बन हाइड्रोकार्बन का नाम लिखें या कोई भी फॉर्मूला हमें गिवन है, उसका कोई नाम बता दिया जाए, तो होता क्या है? कार्बन की गिनती होती है। कार्बन बोले तो केमिस्ट्री की गिनती होती है, 1 2 3 4 5 ऐसा नहीं होता है। मैथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, एग्स, हेप्ट, ऑक, डॉक, नैन और डॉक, इस तरीके से 10 तक गिनती होती है। आपके सिलेबस में इतनी पूछी जाती है, 5 6 तक ही पूछी जाती है वैसे जनरली तो। लेकिन जैसे 1 2 3 कार्बन दे दिए, सर 3 कार्बन का नाम क्या होता है? सर 3 कार्बन का नाम होता है एथ, मैथ, प्रोप। क्या होता है भैया? प्रोप। और सब सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। सर हाँ जुड़े हुए हैं, देखो इसके पास सब पे हाइड्रोजन लगे हुए हैं, तो प्रोप, और सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए तो एन। तो एक टर्म है अल्केन, अल्कीन और अल्काइन। सर अल्केन क्या होता है, अल्कीन क्या होता है, अल्काइन क्या होता है? तो अल्केन होता है सिंगल बॉन्ड, अल्कीन में डबल बॉन्ड, और अल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड। अल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड, तो सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन। तो सिंगल बॉन्ड किस किस के बीच में? कार्बन कार्बन के बीच में। कार्बन कार्बन के बीच में देखना है यहाँ पे, कार्बन हाइड्रोजन के बीच में, ऑक्सीजन के बीच में मत देख लेना भाई। तो कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड तो अल्केन, डबल तो अल्कीन, ट्रिपल तो अल्काइन। इस तरीके से नाम लिखा जाता है। सर अल्काइन क्या है? सर अल्काइन कुछ भी नहीं है। एन याद रखना है, इन याद रखना है, आइन याद रखना है। तो सिंगल बॉन्ड था तो प्रोपेन हो गया। सर अगर इसका बॉन्ड चेंज कर दिया जाए तो देखो, डबल बॉन्ड कर दिया जाए
सी और सी, इसमें 2 बॉन्ड बना लिए तो इसने 2 हाइड्रोजन जोड़ लिए, इसने 3 बना लिए तो इसने 1 हाइड्रोजन जोड़ लिया, इसने 2 बना लिए तो इसने 2 H2 जोड़ लिए, इसने 1 बना लिया तो इसने 3 H2 जोड़ लिया। अब बताओ इसका नाम क्या होगा। देखो कार्बन गिनो सब, 1 2 3 4, 4 कार्बन को क्या बोलते हैं भैया? ब्यूट बोलते हैं। ठीक, क्या बोलते हैं? ब्यूट। ये तो बट लिख दिया क्योंकि यहाँ पर ई भी आया, ब्यूट आया। ठीक है, ब्यूट आ गया। और डबल बॉन्ड को क्या बोलते हैं? अल्कीन। क्या बोलते हैं डबल बॉन्ड को? अल्कीन। तो यहाँ पर अल्क नहीं आता, ईन आता है, तो ई पहले से एक लिखा होता है इसलिए एक ही बार लिखेंगे। तो ब्यूटीन, क्या नाम है इसका? ब्यूटीन। और अगर एक ट्रिपल बॉन्ड आ जाता है यहाँ पर, कार्बन कार्बन के बीच के बॉन्ड देखते हैं हमेशा, कार्बन हाइड्रोजन कार्बन ऑक्सीजन के नहीं, कार्बन कार्बन के बॉन्ड देखते हैं। तो कार्बन कार्बन अगर ट्रिपल बॉन्ड आ जाता, 3 बॉन्ड आ जाते तो उसका नाम क्या हो जाता? ब्यूटाइन हो जाता। क्या हो जाता? ब्यूटाइन। तो छोटा सा नोमेनक्लेचर है, किसी का भी नाम आप यहाँ से देख सकते हो, डिटेल में पढ़ाया भी गया हुआ है। अब इस नोमेनक्लेचर में अगर कुछ फंक्शनल ग्रुप्स ऐड कर दिए जाए, क्या कर दिया जाए? कुछ फंक्शनल ग्रुप। जैसे पहला फंक्शनल ग्रुप आता है क्लोरो, तो जैसे वहां पर क्या था? CH3 CH2 और Cl जोड़ दिया, CH3 CH2 और Cl जोड़ दिया। तो ये Cl क्या हो गया? एक फंक्शनल ग्रुप है। Cl हमारा क्या है? फंक्शनल ग्रुप। वैसे नेमिंग कैसे करेंगे? प्रीफिक्स है Cl। क्या है? प्रीफिक्स। Cl को बोलेंगे क्लोरो। तो क्लोरो और 1 और 2 कार्बन, कितने कार्बन? 2 कार्बन, तो नाम क्या हो जाएगा? क्लोरो। 1 और 2 कार्बन को बोलेंगे एथ, और सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए इसलिए एथेन, तो क्लोरोएथेन बोल देंगे। क्या बोल देंगे? क्लोरोएथेन बोल देंगे। इसी तरीके से अगर OH जुड़ा आ जाए यहाँ पर, सर इसको Cl को हटा के OH जोड़ दो, तो CH3 CH2 OH, एल्कोहल। क्या हो गया भैया? एल्कोहल। और नाम उसका हो गया इथेनॉल। क्या हो गया भैया? इथेनॉल। अगर यहाँ Cl को हटा के क्या जोड़ दिया जाए? OH जोड़ दिया जाए, तो क्या हो जाएगा? इथेनॉल हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया? इथेनॉल। ऐसे ही CHO जुड़ा हो, किस तरीके से जुड़ता है CHO? C यहां पर जुड़ेगा H। CHO जो अगर जुड़ा हो तो उसको बोल देंगे एल्डिहाइड। कीटोन, कीटोन कैसे जुड़ता है? C डबल बॉन्ड। इस तरीके से अगर कोई स्ट्रक्चर में कीटोन आ जाए तो उसको कीटोन बोलेंगे, सफिक्स उसका ओन, पीछे नाम जुड़ता है इसका। ठीक है, जैसे इथेनॉल पीछे जुड़ा, ऑल आगे नहीं जुड़ा। ऐसे एल्डिहाइड का L जुड़ेगा, पीछे जुड़ेगा लेकिन आगे नहीं जुड़ेगा। कीटोन में ओन जुड़ेगा पीछे, किसी भी नाम में। आपके एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिया हुआ है दूसरे या तीसरे नंबर पे, इसमें कुछ नाम दिए हैं, बताओ इसमें से कौन सा फंक्शनल ग्रुप लगेगा? तो नाम में ओन लगा हुआ, प्रोपेनोन शायद वो क्वेश्चन है, प्रोपेनोन तीसरे नंबर का क्वेश्चन होगा। तो प्रोपेनोन, और पूछा गया कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, तो ओन लगा हुआ है तो कीटोन है। एल लगा होता तो एल्डिहाइड होता, ऑल लगा होता तो एल्कोहल होता, क्लोरोब्रोमो लगा होते तो क्लोरोब्रोमो ही होते, और COOH लगा हुआ तो कार्बोक्सिलिक एसिड। एसिटिक एसिड जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर ये काम आता है। नेक्स्ट है होमोलोजस सीरीज। बहुत कंफ्यूजन रहता है होमोलोजस, कुछ भी नहीं होता भैया होमोलोजस सीरीज। होमोलोजस सीरीज में क्या होगा कि नंबर ऑफ कार्बन बढ़ता जाएगा, नंबर ऑफ हाइड्रोजन बढ़ता जाएगा, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज नहीं होती। यानी फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज होती है, केमिकल प्रॉपर्टी चेंज नहीं होती है। उसको बोलते हैं होमोलोजस सीरीज। यानी एक CH2 है, एक CH2 है, तो CH2 के बाद अगला क्या आएगा? ये CH4 है। पहला अगर CH4 आ गया, क्या आ गया? CH4 आ गया, तो अगला क्या आएगा? C को 2 कर दो, H को 6 कर दो, तो यहां से यहां आने में डिफरेंस कितना आ गया? CH2 का। फिर अगला क्या आएगा? सब चेक करो, अगला C3, H कितना आ गया भैया? 8 आ गया, तो यहां से यहां आने में भी CH2 का डिफरेंस। तो डिफरेंस एकदम सेम चल रहा है, तो अगला बता सकते हो क्या? बता सकते हैं। तो वो सीरीज का नाम क्या आ जाएगा? होमोलोजस सीरीज। बहुत आसान है। एक टॉपिक इंपॉर्टेंट है, आइसोमेरिज्म। सबसे पहले तो पता होना चाहिए आइसोमेरिज्म क्या होता है। तो आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन अगर देखें तो होती है कि ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो डिफरेंट हो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम हो, लेकिन उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होनी चाहिए? अलग अलग होनी चाहिए। सर एक एग्जांपल जो पूछा जाता है एग्जाम में वही बता दो। ब्यूटेन हमेशा ही पूछा जाता है एग्जाम में, पिछले पेपर उठा के देख लेना। सर ब्यूटेन कैसे? 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन और 4 कार्बन, ऐसे हो सकता है क्या? यस। इसके साथ H3 लगा दो, इसके साथ H2 लगा दो, इसके साथ H2 लगा दो, और इसके साथ H3 लगा दो। एक तरीका तो है ब्यूटेन को इस तरीके, ब्यूटेन बोले तो 4 कार्बन, 1 2 3 4 सब सिंगल बॉन्ड में। एक तरीका तो सर, एक तरीका कौन सा?
कार्बन 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 और एक तरीका ये लगा दिया कार्बन, सर ऐसे लगा दिया। अब भी 4 कार्बन। सर हाइड्रोजन देखो, इसके पास 3 लगा दो, इसका 1 2 3 तो यहीं से, एक यहाँ लगा दो, इसके पास एक ही है तो 3 लगा दो, और इसके पास एक ही है तो 3 लगा दो। तो एक कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है। चेक करो, 3 और 3 6 और 3 9 और 1 10, 10 हाइड्रोजन है, 4 कार्बन है, C4H10। ये इसका है, इसका देखो 1 2 3 4 कार्बन कितने हो गए भैया? 4। हाइड्रोजन देखो 3 और 2 5 और 2 7 और 3 10। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? सेम। केमिकल फॉर्मूला अलग अलग। सर कैसे? 1 2 3, एक पेरेंट कार्बन चेन में कितने कार्बन आते हैं? पीसीसी में 3 कार्बन आते हैं। नाम क्या हो जाएगा इसका? इसका हो जाएगा 1 2 3, 3 का तो हो गया प्रोप, और सेकंड नंबर इधर से लो इधर से लो, सेकंड नंबर पर कौन लगा है? मिथाइल, तो 2 मिथाइल प्रोपेन, 2 मिथाइल प्रोपेन। क्या हो गया ये? 2 मिथाइल प्रोपेन इसका नाम हो गया। इसका नाम क्या हो गया? ब्यूटेन हो गया। तो दोनों के नाम चेंज, केमिकल, क्योंकि केमिकल सब्सटेंस चेंज हो गए, लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? सेम। तो ऐसे सब्सटेंस जिनकी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो? सेम हो, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज या फंक्शंस क्या हो जाए उसके, क्योंकि इसका फंक्शनल ग्रुप जुड़ गया इसमें CH3, इसमें कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं जुड़ा हुआ था, इसमें फंक्शनल ग्रुप जुड़ गया तो फंक्शन चेंज हो जाएंगे, फंक्शन चेंज हो गया तो टॉपिक ही चेंज हो गया, इसलिए आइसोमेरिज्म बोला गया है। नेक्स्ट बात करें इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है पूरी केमिस्ट्री में जो रिएक्शंस है यहीं से पूछी जाती है। इथेनॉल और दूसरा इथेनोइक एसिड। पहला कंपाउंड बन सकता है इथेनॉल, दूसरा कंपाउंड बन सकता है इथेनोइक एसिड। बन बहुत सारे सकते हैं, आपके सिलेबस में देंगे। इंपॉर्टेंट है CH3CH2OH। सर नाम इथेनॉल क्यों? देखो 1 और 2 कार्बन इथेन और OH ऑल, तो हमने फंक्शनल ग्रुप में पढ़ना सीखा था, वहां से इसका नाम है इथेनॉल। इसमें इथेनोइक एसिड क्यों सर? देखो 1 कार्बन 2 कार्बन दिख रहे हैं, 2 कार्बन इथेन, और COOH किसमें था? कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप। तो कार्बोक्सिलिक में क्या लगाते हैं? उसका जो सफिक्स, उसका प्रीफिक्स सफिक्स जो होता है वो ओइक एसिड होता है, इथेन में ओइक जोड़ दो, इथेनोइक एसिड हो गए। बहुत सिंपल सिंपल इनके नाम है। चलो काम देख लेते हैं, नाम तो देख लिया। इंपॉर्टेंट रिएक्शन ऑफ इथेनॉल, इथेनॉल की 2 इंपॉर्टेंट रिएक्शन यहाँ पर भी, वैसे तो 3 4 है। देखो रिएक्शन विद सोडियम, सोडियम के साथ इथेनॉल की रिएक्शन कराओ। CH3CH2OH में Na अगर हमने मिला दिया तो क्या बन जाएगा? CH3CH2ONA। सर क्या हुआ है? Na ने आके इस पे रिएक्शन कर ली है, इस H को भगा दिया है, H को भगा दिया तो हाइड्रोजन यहाँ से अलग से आ गई। सर एक रिएक्शन और दिखाओ, इंपॉर्टेंट है। H2SO4, H2SO4 किसी भी रिएक्शन में मिला दिया जाए तो पानी निकाल देता है। क्या कर देता है भैया? पानी निकाल देता है। सर पानी क्यों निकाल देता है? क्योंकि सर डिहाइड्रेशन एजेंट, इसका काम है पानी, तो किसी भी रिएक्शन में डाल दो। तो CH3CH2OH एल्कोहल है, इसमें क्या डाल दिया? कंसंट्रेशन H2SO4 डाल दिया 443 केल्विन टेम्परेचर के ऊपर। तो क्या कर देगा यहां से? ये एक तो OH निकाल देगा और एक H यहां से रिलीज कर देगा। तो बचा क्या? CH2 बचा, CH2 बचा डबल बॉन्ड के साथ, CH2 इथीन बोलते हैं इसको, और H2 यहां से क्या हो गया? अलग हो गया है। तो कंसंट्रेशन H2SO4 क्या कर देता है भैया? पानी निकाल देता है। याद रखना इस बात को। डिहाइड्रेशन एजेंट होता है, इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं? डिहाइड्रेशन ऑफ इथेनॉल। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ध्यान रखना। जब H2SO4 डाला जाए किसी भी रिएक्शन में इथेनॉल में 443 केल्विन पर, तो वहां से क्या हो जाएगा? पानी अलग हो जाएगा, बचा हुआ सेम लिख देना टीप के। CH3 है, एक H यहां से निकला तो CH2 बचा, ये भी CH2 बचा, और OH H2O, एक तो OH और H मिलके H2O बनाया, तो ये CH2 बचा, CH2 और दोनों में कितने बॉन्ड कंपाउंड है? 2 बॉन्ड, 2 बॉन्ड लगा दो तो इथीन बन गया, काम हो गया। आगे बढ़ते हैं फटाफट से। नेक्स्ट बात करें ऑक्सीडेशन ऑफ इथेनॉल, ये तीसरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ऑक्सीडेशन करा दो, ये इथेनॉल है, अल्कालाइन KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट डाल दो, या फिर क्या डाल सकते हैं? अल्कालाइन K2Cr2O7, K2Cr2O7 डालोगे तो क्या बन जाएगा? CH3COOH। सर ये प्रोडक्ट क्या बन गया है? CH3COOH, ये बन गया भैया इथेनोइक एसिड। जो कार्बन का सेकंड कंपाउंड इंपॉर्टेंट हमारे सिलेबस में, वो ऐसे ही बनाया जा सकता है, इसलिए मैंने बोला इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। CH3COOH बन गया इथेनोइक एसिड। बोथ रिएजेंट्स आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, दोनों ही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू इथेनॉल हैपन, तो क्या हुआ? यहाँ पर ऑक्सीजन जुड़ गया, CH3CH2OH था, एक और O जुड़ गया, COOH यहाँ पर बन गया।
पर्पल कलर जो अल्कालाइन KMnO4 का वो क्या हो जाता है, यहाँ से गायब हो जाता है। अल्कालाइन KMnO4 में पर्पल कलर पिंकिश कलर होता है जो गायब हो जाता है। इथेनोइक एसिड की कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन, इथेनोइक एसिड की सेम रिएक्शन है, सेम प्रोडक्ट बनने वाला, एक याद करो तीन हो जाएगा। CH3CH में NaOH डाल दिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो जब सोडियम हाइड्रोक्साइड डालेंगे तो एक तो Na, इसके दो टुकड़े, NaOH के दो टुकड़े, Na जुड़ गया पीछे, H यहां से निकल गया, OH के साथ H2 बना लिया। बहुत आसान है। CH3COOH, सर यहां से H2 तो यहाँ OH तोड़ दो, OH और H मिलकर क्या बना लेता है, H2। पानी निकाल दो, बचा हुआ क्या है, CH3COO, CH3COO। सर यहां से N बचा। आसान है, कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करो, सर सोडियम हाइड्रोक्साइड डाला था, सोडियम कार्बोनेट डाल दो, सेम प्रोडक्ट बन रहा है, सिर्फ CO2 एक्स्ट्रा रिलीज होती है। क्यों होती है भैया, कि Na2CO3 है, वहां OH था, यहाँ CO3 है, कार्बन डाइऑक्साइड है एक्स्ट्रा, तो कार्बन डाइऑक्साइड एक्स्ट्रा है तो एक्स्ट्रा निकल जाएगी। सर SCO3 डाल दो, सेम प्रोडक्ट बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ आपको इनको क्या करना है, बैलेंस कर देना है। और अब जो है सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन आने वाली इसकी, जो नाम से पूछी जाती है, एस्टरिफिकेशन। तो याद नहीं करना है कुछ भी, सर एस्टर का फॉर्मूला क्या है, याद ही नहीं करना है। क्या करना है, सर मैंने दो कंपाउंड पढ़े, क्या पढ़ा, एक इथेनॉल पढ़ा, एक इथेनोइक एसिड पढ़ा। क्या पढ़ा, इथेनॉल और इथेनोइक एसिड। तो इथेनोइक एसिड में इथेनॉल मिला दो, CH3COOH, इथेनोइक एसिड, इथेनॉल मिला दिया, CH3CH2OH मिला दिया, और क्या कर दो, पानी अलग कर दो। सर कैसे करें, यहां से OH निकाल दो भैया, और यहां से क्या निकाल दो, एक H निकाल दो, आ जाओ, CH3 COO, फिर यहां से ये CH2 को यहां लिख दिया, ये CH3 को यहां लिख दिया, सेम कुछ बिना देखे छाप देना है और पानी अलग कर देना। सिर्फ याद रखो, यहां से OH और यहां से H, बाकी एज इट इज लिख दो, वही हमारा क्या हो जाता है, ईस्टर हो जाता है। वही हमारा क्या हो जाता है भैया, ईस्टर हो जाता है। नेक्स्ट बात करें सेपोनिफिकेशन। सेपोनिफिकेशन क्या करो, जो ईस्टर यहाँ बनाया है उसमें NaOH मिला दो। ये ईस्टर मैंने ऊपर से देख के यहाँ लिख दिया है, इसमें NaOH मिला दिया है, क्या बनता है देखो, CH3CH2OH बनता है। वापस कौन बन गया, इथेनॉल बन गया। क्या बन गया भैया, वापस से इथेनॉल बन गया, इथेनॉल बन गया। और CH3COO Na यहाँ से क्या रिलीज होता है, और ये क्या होता है भैया, सोप। इसलिए रिएक्शन का नाम भी सोपोनिफिकेशन होता है। ये साबुन है, साबुन बन गया यहाँ पे। अब एडिशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन क्या होती है भैया, CH2 एथीन था, ये क्या था, इथीन था। इथीन को क्या बोलते हैं, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। क्यों, डबल बॉन्ड है वहां पे, ठीक है, ये डबल बॉन्ड जुड़ा है CC से, यहाँ पर कोई R जुड़ा होगा, यहाँ पर कोई R बोले तो कोई भी कार्बन की, हाइड्रोकार्बन की चेन इस तरीके से जुड़ा हुआ है। इसकी रिएक्शन लिखा रहा हूं ये वहां पे। इसमें क्या कर दो, निकल कैटालाइज की प्रेजेंस में H2 मिला दो। सर H2 मिलेगा तो एक H, देखो यहाँ दोबारा इसमें H2 मिला दिया हमने, Ni की प्रेजेंस में H2 मिला दोगे तो C सिंगल बॉन्ड सिंगल, दो R जुड़े हुए हैं, दो R जोड़ दो। पहले तो जो बना हुआ है उसको बना दो। सर ये H2 क्या, एक H यहाँ आ गया, एक H यहाँ आ गया, तो कार्बन ने अपने 4 बॉन्ड पूरे कर लिए, उस वाले ने भी कर लिए, इसने भी कर लिए। तो क्या कर दिया, हाइड्रोजन जोड़ने पर अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन किसमें चेंज हो गए, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। देख पा रहे हो आप, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में जुड़ गए, तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, हाइड्रोजिनेशन बोलते हैं। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन टू गिव सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इज कॉल्ड हाइड्रोजिनेशन। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा काम में आने वाली है। नेक्स्ट बात करें सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है, तो सेचुरेटेड कार्बन, जो भी कोई भी हाइड्रोकार्बन अल्केन है, मान लो अल्केन है, तो ये देखो अल्केन CH4 है, उसमें क्या मिला दिया, Cl2, किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में, तो क्या बन जाता है, CH3Cl और HCl यहाँ से रिलीज हो जाता है। तो सेचुरेटेड कार्बन जो होते हैं वो लेस रिएक्टिव होते हैं, कम रिएक्शन करते हैं। क्यों, सेचुरेटेड कार्बन रिएक्शन करेगा ही नहीं, तो रिएक्शन नहीं करेगा तो तोड़ रहे हैं हम, CH3Cl बना लिया, HCl यहाँ से बाहर निकाल लिया, क्योंकि ये पहले से इन्होंने अपनी वैलेंसी पूरी करके, इनके पास फ्री स्टेट में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसलिए ये लेस रिएक्टिव होते हैं। लास्ट टॉपिक आपकी क्लास का है सोप। क्या है, सोप, साबुन। सर साबुन कैसे काम करता है, तो मॉलिक्यूल्स ऑफ सोप्स आर सोडियम पोटेशियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड की एक लंबी चेन देखो दिख पा रही है,
यहाँ पर बहुत सारे सी जुड़े हुए हैं, सी जुड़ते 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 आ रहे हैं, और लास्ट किससे जुड़े हैं, सी डबल ओ एन। तो ये जितने भी कार्बन जुड़ते हुए आ रहे हैं ये ऐसे दिख रहे हैं आपको, और यहाँ पर क्या, सी डबल ओ एन। फॉर्मेशन देखो, अगर इसकी प्रोसेस देखी जाए, दी हुई है क्या, नहीं दी हुई है, देखो फॉर्मेशन अगर इसकी देखी जाए तो फॉर्मेशन क्या है, सी डबल ओ एन ए। फॉर्मेशन क्या है, ये यहां से यहां तक जो है वो है हमारा हाइड्रोफोबिक, इसको पानी से डर लगता है। सी डबल ओ एन ए जो क्या है, हाइड्रोफिलिक, पानी पसंद है। तो ये पानी पसंद है, ये हेड हो गया, ये इसकी टेल हो गई, टेल को पानी पसंद नहीं है। तो किसी भी कपड़े में अगर गंदगी लगी हुई है, तो ये कपड़ा है, इस पर ये कोई गंदगी लगी हुई है, इस पर ये कोई गंदगी लगी हुई है, तो ये क्या करेगी, एक चेन आएगी, आपने साबुन मिला दिया उसमें, तो ये एक चेन आएगी, चेन हाइड्रोफोबिक है तो इसके अंदर घुस जाएगी, और यहाँ पर बाहर पानी में, ये पानी है बहुत सारा, उसमें कौन तैर रहा है, सी डबल ओ एन, ये हाइड्रोफिलिक है, इसको पानी पसंद है, तो ये पानी में तैरता रहेगा। चेन कहाँ चली जाएगी, इस कपड़े की गंदगी के अंदर, ऑयल के अंदर, डर्ट के अंदर चली जाएगी, और जैसे आप पानी को हटाओगे तो इस सी डबल ओ एन पानी के साथ बाहर जाना चाहेगा, और ये चेन जो है इसकी, ये जो टेल है, ये कपड़े की गंदगी में घुसी रहना चाहिए। तो जैसे आप पानी को बाहर निकालोगे तो हेड के साथ ये टेल भी बाहर, और टेल के साथ कौन, ये गंदगी भी क्या हो जाएगी, बाहर चली जाएगी। तो ये सोप की प्रोसेस है, मिशेल फॉर्मेशन होता है। तो यहां से आप इसको देख सकते हो। ये आपकी क्लास का लास्ट टॉपिक था, यहाँ पर आपकी क्लास खत्म हुई, और पूरी केमिस्ट्री को हमने कुछ ही मिनट्स में यहाँ पर खत्म कर लिया है। इससे बार एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा, ये हमारा प्रॉमिस है। तो अब ज्यादा टाइम हमारे पास है नहीं, ज्यादा टाइम हम वेस्ट भी नहीं करेंगे। तो आप सभी को इस एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक, और आप 100% अपना देकर आए, और 100% आपका रिजल्ट आएगा। थैंक यू सो मच।